अब मैं अमेठी के उत्तर प्रदेश से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। टॉप फैन पीके तिवारी जी, समाज सेवी जी। अभी आप लोग बताइए, आवाज अभी सही आ रही है? अभी आई आप लोगों को आवाज? अब आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं हमें? स्वागत पर आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। मेरे ख्याल से तो आवाज आनी चाहिए। एक सेकंड रुको, नहीं नहीं, यस अभी आवाज आ रही है। अब आप सुन पा रहे हैं? पीके तिवारी जी अभी भी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। वो शायद पहले का कमेंट हो सकता है। आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच जी, यहाँ से यहाँ से अब हम निश्चिंत हैं कि अभी आवाज आ रही है, कि हमारी आवाज आप सब लोग सुन पा रहे हैं। प्लीज चेक। ये पहले के कमेंट्स होंगे जो धीरे धीरे आ रही है। मुझे लग रहा है ये ताजा कमेंट आ गई है। हिमानी प्लीज कंफर्म अगेन। यस नाउ ओके, ठीक है। निखिल कुलश्रेष्ठ जी का आ गया है जी, थैंक यू सो मच। आ रही है। यस मैं पूजा कुलश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय काव्य मंच के इस पटल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम मस्ती और मुलाकात। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस मंच पर आकर अनेक बड़े बड़े कवियों ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने आकर काव्य पाठ किया हुआ है। कभी ओज रस तो कभी श्रृंगार रस। उन्हीं कविताओं का रस इस पर बरसता रहा है। देश विदेश से कवि और कवित्रियों ने आकर हमें अभिभूत किया है। बस इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हास्य रस। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद है हास्य व्यंग्यकार। ये सिर्फ ना हास्य व्यंग्यकार हैं बल्कि बहुत अच्छे लेखक भी हैं और बहुत अच्छे अभिनेता भी हैं। और इनके परिचय के बारे में बता दूं कि इन्होंने शुरुआती दिनों में ही अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। जी हाँ, इनको मौका मिला था डॉक्टर कुमार विश्वास जी, जो कि एक सुप्रसिद्ध कवि हैं भारत देश के, उनके साथ काम करने का मौका मिला। केवी सम्मेलन में इन्होंने बहुत से नेताओं की भूमिकाएं निभाई, जैसे कि राजनाथ सिंह, मायावती और अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं, और इनको दर्शकों ने बहुत बहुत पसंद किया है। इसी कड़ी में इन्होंने जी टीवी पर आने वाला एक कार्यक्रम कवि युद्ध में भी ये कभी राहुल गांधी बने तो कभी बने ममता बनर्जी और कभी बने केजरीवाल और कभी बने ये मनोज तिवारी। कोई किरदार ऐसा नहीं है जो ये ना निभा पाए। इन्होंने यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, कहाँ कहाँ पर अपने धूम नहीं मचा रखी है। सभी लोग इनके बहुत दीवाने हो चुके हैं। तो चलिए तालियों से मैं स्वागत करती हूँ। अपनी एक पंक्ति इनके लिए समर्पित करना चाहूंगी। स्वागत है आपका पूजा जी, धन्यवाद। निकला है वो हथेली पर सूरज लेकर, निकला है वो हथेली पर सूरज लेकर, ओ जलने वालों जरा रास्ता छोड़ दो। बहुत बढ़िया। मैं तालियों से स्वागत करती हूँ हास्य व्यंग्यकार, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया की जान, हमारे श्री विभोर चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, राम राम। अब ये बताइए, मैं दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, पत्नी का आशीर्वाद है बस। पत्नी का आशीर्वाद? जी। पत्नी का आशीर्वाद कैसे? लोग माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, आप पत्नी का आशीर्वाद लेकर आए हैं। देखिए पूजा जी, ऐसा है, बिना पत्नी के आशीर्वाद के आप हरियाणा चला सकते हैं यूपी चला सकते हैं और यहाँ तक कि देश भी चला सकते हैं, लेकिन बिना पत्नी के आशीर्वाद के आप घर नहीं चला सकते। इसलिए मैंने कहा पत्नी का आशीर्वाद है। एक मिनट, यानी देश चला सकते हैं, इससे क्या मतलब है आपका? कहीं आपका इशारा मोदी जी की तरफ तो नहीं है? मेरा इशारा बिल्कुल मोदी जी की तरफ ही है, आप सही समझिए। मोदी जी की तरफ इशारा है? देखिए मोदी जी की तरफ इशारा मेरे इसलिए है कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई है जी, हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई है, किसका आत्मविश्वास शिखर पे है, वो माननीय मोदी जी हैं। वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी, ताकि कार्यक्रम शुरू हो सके। मोदी जी का कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है। आप सब लोगों ने देखा होगा, जब कभी वो भाषण देते हैं तो गुजरात की बात जरूर करते हैं, क्योंकि गुजरात के बेस पे ही वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो गुजरात की तारीफ जरूर करते हैं। तो एक जगह मोदी जी भाषण दे रहे थे, तो मैं मोदी जी की मिमिक्री करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगी, ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। जो भी एक्ट आप विभोर जी से कराना चाहें वो यही आप सभी के सामने कर दिखाएंगे। कोई भी नेता हो
कोई भी अभिनेता हो, सभी का ये मिमिक्री बहुत अच्छे से करते हैं, तो कोई मौका ना छोड़िएगा। आज ये हमारे मंच पर उपस्थित हैं, तो प्लीज आपके कोई सवाल हो, आपको कोई भी एक्टिंग का देखना हो, तो जरूर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम वो करके दिखाएंगे। तो पूजा में बात कर रहा था मोदी जी के कॉन्फिडेंस की। तो मोदी जी जब बात करते हैं, गुजरात की बात जरूर करते हैं, तो मोदी जी एक जगह भाषण दे रहे हैं। मित्रों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई और बहनों, हमारे गुजरात में बैल भी दूध देता है भाई और बहनों। तो अधिकारी ने टोक दिया, बोला मोदी जी बैल दूध नहीं देता, गाय दूध देती है। जी बिल्कुल। अब समझ में मोदी जी की भी आ गया कि यार गलती तो होगी, अब उसको कवर अप कैसे कर रहे हैं मोदी जी। फिर वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो वो भाषण में क्या कह रहे हैं, फिर भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं भाई और बहनों, गाय घास खाती है कि नहीं खाती है? पब्लिक ने कहा हाँ जी खाती है। गाय दूध देती है कि नहीं देती है? पब्लिक ने कहा जी देती है। बैल भी घास खाता है मित्रों, तो क्या बैल को भी दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पब्लिक ने कहा हाँ जी देना चाहिए, देना चाहिए। देश की 125 करोड़ जनता मेरे साथ है, मैं देखता हूं बैल को कौन सी ताकत दूध देने से रोक सकती है। तो ये हमारे मोदी जी हैं। वाह, देखा, विभोर जी ने आते ही बस रंग जमाना शुरू कर दिया है। और आप कहीं जाइएगा मत, ये रंग 1 घंटे तक हमारा चलेगा, तो हमारा साथ मत छोड़िएगा। और यहाँ आज सिर्फ हास्य बरसेगा, सिर्फ हास्य। चलिए मैं रखती हूँ अपना अगला सवाल। जी जी। कि आप विभोर जी ये बताइए कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? आपको कब लगा कि आप एक हास्य कलाकार बन सकते हैं, या ये बचपन का कोई शौक था आपका? देखिए कोई भी कलाकार या कवि जब बनता है या लेखक, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर होता है, उसकी जड़ों से जुड़ा होता है। तो शुरुआत में मुझे भी ऐसे ही था। स्कूल कॉलेज टाइम में मैं मिमिक्रियाँ किया करता था, लोगों की आवाज़ निकालता था और कुछ किस्से, कुछ जुमले, कुछ चुटकुले ऐसे सुनाया करता था लोगों को, दोस्तों को, स्कूल कॉलेज के फंक्शन में। तो सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे। तो फिर उस टाइम लाफ्टर चैलेंज का दौर शुरू हुआ। सब लोगों ने अप्रिशिएट करा कि यार तू जा वहाँ पे, तू जा और ये सब कर। तो वहीं से मुझे लगता है कि वहीं से शुरुआत हुई मेरे काम की। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने कहा। आपका अनुभव डॉक्टर कुमार विश्वास जी से भी रहा है, जी जी। जो कि हिंदी साहित्य जगत के दिग्गज माने जाते हैं। तो बताइए उनके साथ काम करने का मौका कैसे मिला और उनका साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा था आपका? उनके साथ काम करने का मौका कैसे मिला, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। जी बिल्कुल, दर्शक सुनना चाहते हैं। वो जब भी आप सफल होते हो या कोई बड़ा काम करते हो, तो उसमें सिर्फ आपका हाथ नहीं होता, उन बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे साथियों का हाथ होता है। जी। तो मैंने YouTube के लिए मैं एक्टिंग कर ही रहा था, बहुत सारे कैरेक्टर कर रहा था। मोदी जी किया मैंने, योगी जी किया, केजरीवाल किया। तो फिर मुझे मेरे दोस्तों ने फोर्स किया कि तू इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, तो फिर कुमार जी का भी नया शो शुरू हुआ है, केवी सम्मेलन आज तक के ऊपर, वहां ट्राई क्यों नहीं करते हो? तो मैंने इसी बीच में प्रबुद्ध जी से संपर्क हुआ, प्रबुद्ध सौरभ जी से। जी। तो कुमार सर की जो टीम हैंडल करते हैं, तो उनसे संपर्क हुआ। फिर उसके बाद मैंने उन्हें अपना वीडियो भेजा, तो उन्हें मेरा काम पसंद आया। तो पहले योगी आदित्यनाथ, फिर उन्हें मेरा काम इतना पसंद आया, फिर राजनाथ सिंह उन्होंने मुझसे कराया, और तो और मेरा जेंडर तक चेंज कर दिया, उन्होंने मायावती का रोल भी मुझसे कराया। आप हर नेता का किरदार इतना बखूबी करते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं कराएंगे कोई आपसे? और उसके बाद अमित शाह। तो कुमार सर को भी मेरा काम बहुत पसंद था और उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब कुमार सर के साथ काम करते करते टाइमिंग इतनी अच्छी होगी उनके साथ कि 1-2 मिनट बिना हम जुगलबंदी हमारी चलती रहती थी। वो सवाल जवाब पंच के ऊपर पंच, वो चलता रहता था। अच्छा, तो अब मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगी जी। और सभी श्रोता जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं एक बार फिर बता दूं कि मैं पूजा कुलश्रेष्ठ नोएडा से आज उपस्थित हूं अंतरराष्ट्रीय काव्य मंच पर, और हमारे कार्यक्रम का नाम है मस्ती और मुलाकात। और मेरे साथ आज अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं श्री विभोर चौधरी जी, जो कि एक हास्य व्यंग्यकार हैं। रेडियो चैनल्स पर, टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर इनके किस्से बहुत बहुत चर्चित हैं। आप चाहें तो उन्हें सोशल मीडिया पर सर्च करके भी देख सकते हैं। तो ठीक है, मैं अपना अगला सवाल रखती हूँ कि आप व्यंग्य लिखते हैं, तो बताइए आपका पसंदीदा विषय व्यंग्य के क्षेत्र में कौन सा है? मेरा पसंदीदा विषय राजनीति है। राजनीति जी। तो ठीक है, चलिए ये अपना विषय राजनीति बता रहे हैं, तो राजनीति पर ही कुछ सुन लेते हैं आज इनसे। तो आप राजनीति पर एक कुछ आप अपना एक्ट कुछ करके बिल्कुल बिल्कुल। मैं राजनीति पे ये कहना चाहूंगा, मुझे मोदी जी पे या सरकार पे व्यंग करना बड़ा पसंद हो, क्योंकि विपक्ष के ऊपर आप व्यंग करेंगे भी क्या? तो मैं दर्शकों को, श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ कि
मोदी जी क्या है, मोदी या मोदी सरकार मार्केटिंग बहुत करती है अपनी चीजों की। पूजा वो मार्केटिंग बहुत करती है कि अच्छे दिन आएंगे और ये सब 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी। हाँ। तो मैं श्रोताओं को भी बताना चाहता हूँ कि आपके याद होगा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी हुई, मोदी जी वहां नहीं गए। फिर दीपिका और रणवीर की शादी हुई, मोदी जी वहां नहीं गए। उसका एक कारण है, क्योंकि शादी रूस में हुई थी, इटली में, सॉरी शादी इटली में हुई थी, और इटली की चीजें मोदी जी को खास पसंद नहीं है, क्योंकि सोनिया जी इटली से आती हैं। तो मोदी जी गए प्रियंका चोपड़ा की शादी में राजस्थान जी। राजस्थान में निक से उन्होंने शादी करी थी, एक बहुत बड़ा समारोह करा था जी। हाँ। तो मोदी जी वहां पहुंचे। तो जैसे ही मोदी जी प्रियंका चोपड़ा की शादी में पहुंचे जी। तो वहां वो स्टेज पे गए, प्रियंका चोपड़ा और उनके हस्बैंड को बधाई दी उन्होंने कि भाई मित्रों, या जो भी कहा होगा कि भाई बहुत बहुत मुबारकबाद है। तो प्रियंका के जो हस्बैंड है निक, उन्होंने मोदी जी को पहचान लिया। तो निक ने कहा, ओ माय गॉड, ये तो वही आदमी है जो 18 घंटे काम करता है। तो प्रियंका ने कहा, निक तुम इन्हें जानते हो? बोला नहीं नहीं, मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, ये मुझे अमेरिका के एयरपोर्ट पे मिले थे, ये बातें इन्होंने मुझे बताई थी कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ। तो फिर मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, तो क्या है वो मार्केटिंग वाली चीजें हैं उस तरह की। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपके विभोर जी के व्यंगों का कोई तोड़ नहीं है, मैं ये बता दूं, और इन्हें आज कोई रोक नहीं सकता। सच। तो फिर चलिए, और मैं दर्शकों से बार बार कहना चाहती हूँ कि अगर उनकी पसंद का कोई भी सवाल हो, कुछ भी वो जानना चाहती हो विभोर जी के बारे में, तो प्लीज अपना कमेंट के द्वारा अपना प्रश्न हमसे रख सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे। तो चलिए, अब राजनीति पर लिखना आजकल के दौर में कितना आसान है? पूजा जी, लिखना बहुत आसान है पर बोलना बहुत मुश्किल है। बोलना मुश्किल है मतलब? बोलना मुश्किल है मतलब बोलना लिखना आपको कोई बोलने से रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है। आज की डेट में एक टाइम था जब बाबा नागार्जुन थे, हिंदी साहित्य के इतने बड़े नाम, वो नेहरू जी को सामने बैठा के व्यंग किया करते थे, सरकार की आलोचना किया करते थे। दिनकर जी थे, शरद जोशी थे, हरिशंकर प्रसाई थे, ये सब इतने बड़े नाम हुए साहित्य। इन सब लोगों ने सरकार को सामने बैठ के बोला है। मुझे एक किस्सा याद है कि किसी प्रोग्राम में, दिल्ली का प्रोग्राम था, कि बाबा नागार्जुन भी आए हुए थे, तो इंदिरा जी ने उनसे कहा कि आप अंदर चलिए, पिताजी भी अंदर बैठे हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं। तो बाबा नागार्जुन फकीर आदमी थे, उन्होंने साफ कहा था, इंदिरा जी आपके पिताजी मुझे सुन नहीं पाएंगे। तो वो सीधा बोलते थे। लेकिन आज की डेट में क्या, आईटी सेल और सोशल मीडिया इतना मजबूत है कि अगर आप कुछ भी लिखते हैं आप ट्रोल हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा नमूना बताता हूँ आपको। तो आपको अनुभव है ट्रोल होने का? हाँ, मुझे बिल्कुल बिल्कुल अनुभव है ट्रोल होने का। तो चलिए, वो कहानी भी आप बताइए। सोशल मीडिया का एक वो है कि अगर, पहली बात तो ये है कि अगर आप मोदी जी को कुछ कहो, व्यंग करो, तो लोग इस बात पे आपत्ति जताते हैं कि आप मोदी का नाम लेके क्यों कह रहे हो जी। मेरा कहना ये है कि आपने सरकार जो प्रमोट कर रहे हैं आप, वो मोदी जी के नाम पे कर रहे हैं, बीजेपी का कहीं नाम नहीं आता। ये सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई भी हो, हर चीज यही होता है कि मोदी जी ने किया, मोदी जी है तो मुमकिन है। और वोट भी सांसदों को जो जीते हैं वो मोदी जी के नाम पे जीते हैं। तो जब व्यंग होगा तो वो भी मोदी जी के नाम पे होगा। एक बार की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, एक व्यंग बताता हूँ कि मैंने फेसबुक पे लिखा मोदी जी, आप शब्दों पे ध्यान देना, मैंने सिर्फ फेसबुक पे लिखा मोदी जी, इतने में नीचे कमेंट आ गया, ओए मोदी जी को कुछ मत कहना, मोदी जी को कुछ मत कहना। मैंने कहा भाई अभी तो सिर्फ टाइप किया, पोस्ट तो करने दो। बोले नहीं, मोदी जी को कुछ मत कहना। और दूसरी बात एक और है पूजा, आप सरकार से कुछ पूछ नहीं सकते हैं। आपने कहा कि बोलना क्यों मुश्किल है, सवाल पूछना बहुत मुश्किल है। हालांकि मोदी जी खुद लिखते हैं, ट्वीट करते हैं कि इफ वी नीड हेल्थी डेमोक्रेसी वी शुड मोर क्रिटिसाइज और मोर सटारिकल। मोदी जी खुद अपना ट्वीट करते हैं। लेकिन आईटी सेल जो है या एक लॉबी जो भक्त कही जाती है, वो नहीं बोलने देती है आपको। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आप सरकार से कुछ भी पूछो, आप किसी भी मुद्दे पे, आप या कोई डिबेट में देखो, मोदी सरकार से आप कुछ भी पूछिए कि आपने पिछले 6 सालों में क्या किया, तो वो तुरंत आपका कॉलर पकड़ लेंगे कि अबे तूने कांग्रेस से पूछा था क्या, कांग्रेस से पूछा था क्या 70 सालों में क्या किया। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त मैं छोटा बच्चा था, मैं नहीं पूछ पाया कांग्रेस से, मुझे नहीं थी राजनीतिक समझ। लेकिन मेरे दादा परदादा समझदार थे, उन्होंने कांग्रेस से पूछा था कि लाओ भाई 70 सालों का हिसाब दो। कांग्रेस पार्टी में भी कोई जुमलेबाज रहा होगा तो उन्होंने मेरे दादाजी से कहा, बुढ़ाऊ जाओ पहले अंग्रेजों से हिसाब लेके आओ। अब मेरे दादाजी किसान आदमी, भोले आदमी, वो 5 बीघा जमीन बेच के लंदन गए। अब किसान की ये पीड़ा है, उसको कोई काम करना और जमीन ही बेचनी पड़ती है, तो जमीन बेच के लंदन गए। वहां जाके अंग्रेज से पूछा, लाओ भाई 200 सालों का हिसाब दो। तो अंग्रेजों ने कहा जाओ पहले मुगलों से हिसाब लेके आओ।
तो ये चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। चलिए, आप बहुत बखूबी से उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप व्यंग्यकार हैं और हर किसी का अपना अपना एक नजरिया होता है किसी के बारे में बोलने का, बात करने का। तो अच्छा है, ये नजरिया भी होना बहुत जरूरी है जी। अनु जी कह रही है, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। अनुश्री जी कह रही है सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बोलो, सकारात्मक देखो। देखो गांधी जी के बंदर थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, हम इंसान हैं। और अगर हम नहीं बोलेंगे, साहित्यकारों का काम होता है हमेशा, और कलाकार का हमेशा काम है, अगर सपोज मैं किसी बात को बोलूंगा, मैं एक बहुत छोटा सा कलाकार हूं, तो 5000 लोग सुनेंगे। अमिताभ बच्चन किसी बात को बोलेंगे, या हरिओम पवार जी बोलेंगे, माननीय सुरेंद्र शर्मा जी बोलेंगे, डॉक्टर कुमार विश्वास बोलेंगे, लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे। तो ये हमारा दायित्व है, समाज ने हमें इतना दिया, हमें भी देना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं अगला सवाल विभोर जी से पूछना चाहूंगी कि कोरोना काल को आप कलाकारों और साहित्यकारों के लिए आप कैसे देखते हैं, और कोरोना काल का इन सभी के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा है? कलाकारों पर, साहित्यकार, कवि हैं, कवित्रियां हैं, इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है कोरोना काल का? देखिए, प्रभाव तो आम आदमी से लेके मोदी जी तक पर पड़ा है। अच्छा। मोदी जी बेचारे विदेश नहीं जा पा रहे हैं। हाँ। अब वो हर हफ्ते फ्लाइट में बैठते थे, जाते थे, तो चिड़ियों से भी उनकी जान पहचान थी, चिड़िया भी उनको हाय बोलती थी। अभी वो जा नहीं पा रहे हैं विदेश, हवाई जहाज में नहीं बैठ पा रहे, तो मोर को दाना डालना पड़ रहा है। पंछियों से उन्हें प्रेम है, क्योंकि वो हवा में ज्यादा रहे हैं और देश में कम रहे हैं। अच्छा जी। चलिए, आपका अगर कोई सवाल हो, कोई आप उनसे एक्ट करवाना चाहते हैं, कल्लू जी का एक्ट है। नहीं, कल्लू जी यहाँ नहीं चलेगा। तो ताई जी का एक्ट नहीं, आप अपना सवाल कंटिन्यू रखिए। वो जैसे अनुश्री जी ने पूछा, आदरणीय अनुश्री जी ने, तो ऐसे ही कोई पूछेगा तो मैं जवाब। चलिए, तो मैं फिर अपनी तरफ से ही सवाल पूछती हूँ कि आपके मुख्य पसंदीदा कलाकार हास्य व्यंग में कौन है? हास्य व्यंग में मुझे बहुत सारे लोग पसंद है। स्वर्गीय श्री पंडित ओम व्यास जी मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये लगता है कि ओम व्यास जी जैसा हास्य बहुत कम लोग कर पाते हैं। प्रदीप चौबे जी हैं। प्रदीप चौबे जी बहुत स्वाभाविक हास्य निकाल के, व्यवहारिक जीवन से ही हास्य निकाल लिया। बहुत और एक और बहुत बड़ा नाम है जिन्हें मैं दिग्गज मानता हूँ हास्य में, वो है के नायकर जी, जिन्होंने इंदिरा गांधी के सामने बैठ के उन्हीं की नकल उतारी। के नायकर जी बहुत दिग्गज कलाकार हुए और आजकल बहुत लोग अच्छा भी कर रहे हैं। मुझे संपत सरल जी बहुत पसंद है। संपत सरल जी हैं, और वरुण ग्रोवर है। नई पीढ़ी में अगर बॉलीवुड में बात करें तो बहुत अच्छा व्यंग लिखते हैं, बहुत अच्छा सटायर करते हैं। और राजीव निगम जी बहुत अच्छा सटायर करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। और हम सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं। ये 19-20 लोगों का नाम इतिहास में लिखा जाएगा, इन्होंने कीमती समय निकाला। जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। चलिए, मैं रखती हूँ अपना एक अगला सवाल जी, कि आपने रेडियो पर जी FM रेडियो पर भी केजरीवाल का किरदार किया है। मैं दर्शकों को बता दूं कि FM पर जो भी हास्य के रूप में केजरीवाल आपने सुना होगा, जो आवाज आपने सुनी है, वो श्री दिल्ली चुनाव के दौरान बहुत चला था, रेड FM के ऊपर। जो रेड FM पर आपने सुनी है, वो आवाज हमारे विभोर जी की ही थी। तो चलिए, आज केजरीवाल जी का कुछ आप नमूना दिखा दीजिए। केजरीवाल, मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा, यहाँ एक तो मुझे टाई सूट वाले बहुत लोग दिख रहे हैं, तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। सबको मेरा नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम। तो केजरीवाल, देखो दोस्तों, मैं भी दिल्ली NCR में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ। तो केजरीवाल मुझे मुख्यमंत्री कम ऐसा लगता है किसी जॉइंट फैमिली की छोटी बहू है। एक इनका प्रॉब्लम नहीं समझ में आता। ये मोदी जी की टांग खींच लेते हैं, ये केजरीवाल को छोटी बहू कहते हैं, ये कांग्रेस को भी नहीं छोड़ते, मतलब किसी भी पार्टी से ये संतुष्ट नहीं है। इसका क्या माजरा है? उसका मैं पहले वो केजरीवाल वाली बात पूरी करना चाहूंगा पहले कि केजरीवाल मुझे मुख्यमंत्री का ऐसा लगता है जॉइंट फैमिली की छोटी बहू है जी। जैसे जॉइंट फैमिली में सबसे छोटी बहू नाराज हो जाती है ना, माँ जी ये नहीं करने दे रही, जेठानी जी ये नहीं करने दे रही, ऐसे ही केजरीवाल, मोदी जी ये नहीं करने दे रहे, और फिर क्या नाम है, LG ये नहीं करने दे रहे, तो वो ऐसे बहू की तरह रिएक्ट करते हैं। और आपने कहा था कि आप है किस पार्टी की तरफ? हाँ, आप किस पार्टी के हैं? इन्हें कोई पार्टी नहीं समझ में आ रही, इन्हें सबकी टांग खींचनी है, सबका विरोध करना है, तो कैसे, मतलब आप कैसे देखोगे फिर इस राज? देखिए पूजा जी, मेरा इसमें ये व्यक्तिगत मानना कि कोई कलाकार कभी किसी पार्टी का नहीं हो सकता। विचारधारा हो सकती है लेकिन कभी किसी पार्टी का नहीं हो सकता है। और दूसरी एक बात है, आजकल एक दौर चल रहा है, पहले लोग बोलते थे अगर कोई बीजेपी से तो ये भाजपा ही है, कांग्रेस से है तो ये कांग्रेस ही है,
अन्य दल से है तो ये उस दल से है, ये विचारधारा से है। अब तो सीधे नाम बट गए हैं, भक्त, चमचा या एजेंट। तो मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, ना तो मैं किसी पार्टी का भक्त हूं, ना किसी आदमी का भक्त हूं, ना किसी का चमचा हूं, और ना किसी पार्टी का एजेंट हूं। मैं और मेरे पिताजी दोनों LIC के एजेंट हैं। अच्छा। बस ये चीज है। अच्छा, तो आप अपने पिताजी के बारे में भी बहुत बताते हैं जी। ये जो हास्य आप लेकर आते हैं, ये कैसे, ये खानदानी है या फिर आपके अंदर से ये हास्य कहाँ से पनपा, कहाँ से फूटा है? और कुछ अपने पिताजी के अगर कुछ जी आप बता सकें, आप बातों बातों में बता देते हैं जी तो जी अगर। हाँ, मैं बताना चाहूंगा। कोई भी, मैंने कहा कि कुछ भी, कोई कविता हो या कोई भी रस है या किसी भी तरह की कलाकारी, वो कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी डेवलप होती है थोड़ा। जी। तो मेरे पिताजी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो गांव में क्या है, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से मेरा गांव पड़ता है, गंगा जी किनारे, मोरना और भोपा के बीच में मेरा गांव पड़ता है। तो मेरे पिताजी क्या है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो अब वो चौधरी हैं, जाट हैं, तो एक चौधराट वाली बात है। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। मेरे पिताजी के 2 दोस्त घर आए, तो एक ने कहा चौधरी साहब मेरा तो 5 लाख का टॉयलेट है। पिताजी ने कहा अच्छा। दूसरे ने कहा चौधरी साहब मेरा 10 लाख का टॉयलेट है। अब पिताजी ने सोचा यार मेरी बात छोटी रहेगी, अब मैं भी कुछ बड़ी बात करूं। तो पिताजी ने कहा मेरा 50 लाख का टॉयलेट है। बोला चौधरी साहब 50 लाख का टॉयलेट? बोला हाँ खेत में जाता हूं इसलिए। तो मेरे पिताजी के दोस्त ने कहा चौधरी साहब आपको शर्म आनी चाहिए, मोदी जी ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं, बहु बेटियां दूर ना जाएं, शौचालय घर में बनवाए, आप ऐसे खुले में जा रहे हो। तो पिताजी ने कहा नहीं खुला नहीं है, खेत कवर है भाई। बोले कवर है मतलब? बोला हाँ गन्ने के खेत में जाता हूँ। पैसे से मुझे याद आया कि कोरोना काल में मंदी चल रही है जी, तो ये मंदी का दौर जो चल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? मंदी का दौर चल रहा है, देखिए इतने समझदार लोग हैं, ये 17-18 लोग बहुत ही ज़हीन लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं जो अपना समय दे रहे हैं। क्योंकि आजकल कोई किसी को समय नहीं दे पा रहा। ये हमारी सुन रहे हैं, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, पति पत्नी की नहीं सुन रहा, बहन बहन की नहीं सुन रही है, हमारी सुन रही है। इनका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने मंदी की बात करी, तो मंदी अभी पिछले दिनों GDP भी नीचे चली गई। हाँ। निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान दिया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। अगर ये बात भगवान को पता होता कि ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे GDP गिरने का भी, तो भगवान खुद अपना स्थापना करने से मना कर देते कि भाई साहब तुम रहने दो अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगाना है तो। और मंदी की एक और बात मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि पिछले दिनों भी एक छोटा सा व्यंग के जरिए बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों भी, जब पिछले साल की बात है पूजा, जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत मंदी आई थी, तो जो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान में जो मंदी है वो ओला और उबर की वजह से है। ओला और उबर की वजह से, जो टैक्सी की कंपनी है। टैक्सी, तो ओला और उबर टैक्सीज की कंपनी है, उनकी ओला और उबर की वजह से है। तो मैंने उस पे 2 पंक्ति का व्यंग ये लिखा था कि निर्मला सीतारमण जी, जब हिंदुस्तान का किसान ये बात बोलता है कि ओला की वजह से उबर नहीं पा रहा हूं, तब आप यकीन नहीं करते हो। अब आप कह रही हो ओला और उबर की वजह से मंदी है, तो हम कैसे मान ले जी? हम कैसे मान ले? फिर दूसरी रही बात मंदी की, मैं नहीं मानता हूं कि मंदी है। लोग कह रहे हैं मंदी है, मंदी है, मैं नहीं मानता हूं, मंदी है ही नहीं। तो मेरे घर में 2 कार थी पूजा जी, 1 बिक गई, तो मंदी कहां है? आप लोग बताइए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गीता में कहा है कि जो चीज आई है वो जाएगी, जो चीज आई है वो जाएगी, मंदी भी चली जाएगी। हाँ। देखो मुगल आए थे चले गए, अंग्रेज आए थे चले गए, कांग्रेस आई चले गए, अब मोदी जी आए हैं तो मंदी भी चली जाएगी। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। चलिए अब आप जी कोई अगर कुछ आपको कहना हो हमारे दर्शकों से ही पूछ लेते हैं, अगर वो कुछ सुनना चाहे। वैसे हमें आधा घंटा हो चुका है। हाँ, और अगर वो बात करना चाहे तो कर सकते हैं हम बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दर्शक का कोई सवाल हो, कोई वो कुछ पूछना चाहते हो, कोई कुछ भी, अगर कोई मिमिक्री करवाना चाहते हैं, उनसे कुछ भी कराना चाहते हैं, आप बताइए। ये तो बहुत 18-17 ना, लेकिन आप जितने भी लोग आज हमसे जुड़े हैं सभी आप देख रहे हैं, और बाद में आप वीडियोस भी देखिएगा, इसे आप शेयर जरूर करिएगा कि हमारे विभोर चौधरी जी का हाथ से दूर दूर तक जाए। तो ये एक अच्छी है, हेल्दी एक पूजा, मुझे मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा, शायद आपका सवाल भी नहीं है और मैं बोलना चाहूंगा। हाँ, और बोलना चाहिए। बिल्कुल। मेरे ख्याल से कुछ लोग अभी ऐसा हो रहा है कि जो कलाकार वर्ग है ना, वो भले ही मंच के कलाकार हो, कवि हो या कोई भी हो, या फिल्म स्टार तक लेके आप बॉलीवुड तक जाओ, तो
हमेशा दो धड़े में बट गया लोग, कि पक्ष और विपक्ष में बट गया है। तो बहुत से लोग हैं ऐसे, देखता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े कवि भी हैं और वो भी हैं, कि उनको पता है सब कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। अभी जैसा एयरपोर्ट वाली बात है, निजीकरण हो रहा है कि 3 एयरपोर्ट दे दिए, पिछले दिनों लाल किला दे दिया था, तो लेकिन वो लोग बोलते नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुमार विश्वास का कुछ बोले, निखिल कुलश्रेष्ठ, वो उस्ताद आदमी है भाई, क्या बोलना चाहते हैं उनका, नेताओं की बोल के लोग नहीं पीछा छोड़ते हैं, ट्रोल कर देते हैं। वो राजनाथ जी वाला एक्ट किया था तो पता चला कि राजनाथ जी बुरा मान गए, कि बोले अरे यार वो तुम हमारा ऐसे कर रहे हो, कुमार सर से बोला। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। कवि प्रवीण शर्मा जी, आप दोबारा पूछिए, माफी चाहता हूँ सर, मैं जवाब दूंगा। कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप अगर अपना सवाल दोबारा से भी रख सकते हैं। आदरणीय कवि प्रवीण शर्मा जी, आप अपना सवाल दोबारा से भी कर सकते हैं। सवाल पूछ सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा था कि किसी भी कलाकार को या किसी को भी हमने वोट दिया, हमारा फर्ज बनता है सरकार से सवाल पूछना। और लोग कहते हैं कि तुम असहमत क्यों हो मोदी जी से या सरकार से असहमत क्यों हो, उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि हम लोग 135 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़, 30 करोड़, 135 करोड़ की आबादी है। डेमोक्रेसी तब तक है जब तक कोई विपक्ष है या असहमत है, तब तक ही डेमोक्रेसी है। अगर 125 करोड़ एक मत हो जाएंगे, एक पक्ष में हो जाएंगे, तो इस मीन्स हम तानाशाही की तरफ चल रहे हैं, हम तानाशाही की तरफ चल रहे हैं। जो तानाशाही, भाई अब तानाशाही दुनिया में खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक देश बचा है बेलारूस, वहां सिर्फ तानाशाही है, वहां इलेक्शन नहीं होने दे रहे, तो इसका मतलब हम तानाशाही की, तो विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और हम जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो नहीं सवाल पूछेगा तो कौन पूछेगा? कहते भी है निंदक नियरे राखिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी, बिल्कुल। तो ठीक है, और आप अब जाते सवाल प्रवीण शर्मा जी का मैं इंतजार कर रहा हूँ, शर्मा जी को सवाल पूछ रहे थे, मैं सवाल देख सकता हूँ क्या इनका नीचे जाके? बहुत बढ़िया, निखिल कुलश्रेष्ठ लगातार मैसेज कर रहे हैं। हाँ जी, हम थोड़ा बैक अपने जी 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 जी, जी। मेरा सवाल का जवाब देने का कष्ट करें, मेरा सवाल ऊपर निकल गया। प्रवीण जी मैं आपका सवाल पढ़ रहा हूँ, एक सेकेंड। अंतरराष्ट्रीय काव्य मंच पर सभी सकारात्मक सोचें, मौजूदा दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्टैंड और वो जो भूमिका निभा रहा है उस पर अपने विचार बताइए। प्रवीण जी खनगौर मध्य प्रदेश से लिखते हैं। प्रवीण जी बहुत अच्छा सवाल है सर आपका जी, बहुत अच्छा। और मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा सर। अभी पिछले दिनों रिया 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 इतना हुआ, फिर बीच में एक खबर आई कि अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट है। हाँ, तो जिस हिसाब से लोग कवरेज कर रहे थे, तो मुझे ये लगता है कि एक, मैं देशी भाषा में अपने जहां से बिलोंग करता हूँ, खड़ी भाषा मुजफ्फरनगर जो बोली जाती है, तो मैं यही दर्शक शायद इंतजार, तो मैं उसी में बताना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से ये लोग लग रहे हैं कि जैसे ही मतलब ये खबर आई न्यूज पे कि अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट है, तो विराट कोहली को न्यूज से पता चला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, यानी इतनी स्पीड है। हाँ, तो उसने अपनी घरवाली के पास फोन करके पूछा, हैरी तू प्रेग्नेंट है क्या? तो उसने अपनी वाइफ के पास फोन करके पूछा कि हैरी तू प्रेग्नेंट है क्या? और जिस हिसाब से ये लोग न्यूज चैनल वाले अनुष्का की प्रेगनेंसी दिखा रहे हैं, तैमूर करीना का जो बच्चा है उसके डायपर चेंज कैसे हुए, वो कब उसने कपड़े बदले, वो दिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अनुष्का शर्मा का जो जाप्पा है वो भी ये लोग निकलवाएंगे। पता चला रवीश कुमार छुआनी बना रहे हैं और ये सांदा बना रहे हैं, छुचक निकाल रहे हैं, पोतड़े बदल रहे हैं, ये मीडिया सब यही काम करेगा क्योंकि इनके पास खबर नहीं रही। मैं आपको मीडिया का एक जो बताया प्रवीण भाई ने पूछा है, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक वक्त था जब लोग सुनते थे कि साहित्यकार क्या कह रहा है या न्यूज क्या कह रही है, वो इतना विश्वसनीय था कि आदमी मान के चलता था। कि अभी पिछले दिनों जब रफाल हिंदुस्तान आया था तो न्यूज चैनल वालों ने रफाल रफाल इतना चिल्लाया कि फ्रांस वालों ने कहा कि भाई साहब आप एक काम करो, इसका कैटलॉग आप हमें बना के दो, क्योंकि जितनी चीजें आप हमें बता रहे हो हमारे इंजीनियर को भी नहीं पता। और रफाल आने के बाद राजनाथ सिंह का एक इंटरव्यू लिया सुधीर चौधरी ने जी न्यूज के ऊपर, उसमें सुधीर चौधरी सवाल खुद पूछ के खुद ही जवाब दे रहे हैं। अच्छा। उनकी हिम्मत नहीं, ठीक है मैं मानता हूं वो रक्षा मंत्री है, लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं, आप बेबाकी से सवाल पूछे, मीडिया का काम है, लेकिन वो पूछ रहे लगता है राजनाथ जी वो नींबू मिर्ची आपने नजर उतार, इसीलिए करा होगा ना सर, इसीलिए क्या होगा ना। तो इतना एक जो डर है या जो भी कुछ है, जो भी कह सकते हैं आप, तो मुझे यही लगता है बस। चलिए बहुत अच्छा जवाब। तो मीडिया को या आम आदमी को सवाल पूछने चाहिए, और जो जैसे सरकार के खिलाफ कुछ कह दो तो यही बोलते हैं गद्दार, मोदी जी को ऐसे कह रहे हो तुमने कांग्रेस से क्यों नहीं पूछा? भाई कांग्रेस से पूछा था तभी तो उनकी सरकार गिरी है ना, अगर उनसे नहीं पूछते तो नहीं गिरती सरकार उनकी।
जी। तो बस यही बात है। बिल्कुल नया सही कमेंट बात किसी है। का कुछ आया है क्या, देख लेते हैं। जी, yes। जी बस यही लास्ट है अभी। जी। 9:40 हो रहे हैं, तो अगर किसी का कोई विनोद सवाल पांडे है जी, या निखिल कुलश्रेष्ठ जी और श्रीमती कमलेश कुलश्रेष्ठ जी, हम सभी आप दर्शकों का बहुत बहुत हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप अपना वक्त निकालकर हमारे इस मस्ती और मुलाकात कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक बात और याद आई है मुझे पूजा। हाँ जी बिल्कुल। मोदी जी में एक खास बात और है, मैं आपको बताऊं। वो जहां भी जाते हैं ना अपना रिश्ता कायम कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जहां भी कहीं जाते हैं वो अपना रिश्ता कायम कर लेते हैं। तो वो गुजरात से तो ही, हाँ वो आप देखोगे चुनाव प्रचार के दौरान बिहार जाएंगे तो बिहार से कह देंगे बिहार से मेरा बहुत पुराना रिश्ता भाइयों बहनों। तो एक बार रूस गए मोदी जी, जी। तो रूस गए। अब रूस के लिए उन्हें कोई जुमला नहीं मिला, तो वो क्या कह रहे हैं, भाइयों बहनों मित्रों, रूस से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। बचपन में मेरे बालों में रूसी हुआ करती थी। तो वो कहीं ना कहीं जाते रिश्ता कायम कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा पिछले दिनों एक प्रोग्राम आता है बियर गिल्स का, डिस्कवरी के ऊपर। कौन सा आता है वो जो जंगल में कूदता रहता है वो? हाँ जी हाँ जी। बियर गिल्स का एक प्रोग्राम आता है डिस्कवरी के ऊपर, वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में गए थे मोदी जी। अब आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ में जैसे ही गए मोदी जी, उन्होंने वहां एक मगरमच्छ पकड़ लिया। तो मोदी जी ने जैसे ही मगरमच्छ पकड़ा तो मगरमच्छ ने कहा महाराज मुझे छोड़ दो, मैं वही हूं जिसे आपने बचपन में पकड़ा था। तो मोदी जी क्या कहते हैं, बचपन में पकड़ा था लेकिन उस वक्त फोटो नहीं खिंचा पाया था, तो सोशल मीडिया पे डालने के लिए। तो ये सब चलता रहता है। दर्शकों का कोई सवाल और आए तो अभी हाथ जोड़ रहे हैं कार्तिक कुलश्रेष्ठ या क्या नाम है इनका, हंस रहे हैं वो। आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए, हमें देखने के लिए। आखिर में ये जो कुछ लोग बचे हैं, मैं इनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, मतलब हाँ इनके जी, लिए बस जो 13 लोगों, इन 13 लोगों में से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो स्त्री जुड़ी हुई हैं, वीडियो भी देखेंगे बाद जी में। जी, जो बाद में भी देखेंगे, जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जो बाद में हमारा वीडियो भी देखेंगे, उनके लिए भी बोल जी कुछ संदेश लेकर मैं उनके लिए एक आखिर में इतनी बात कहना चाहूंगा। पूजा क्या है, हिंदुस्तान में औरत का स्कूटी चलाना यही वुमन एम्पावरमेंट मान लिया गया। वो महिला सशक्तिकरण वही है कि उसने स्कूटी चला ली और वो मोबाइल चला लेती है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की कोई बात नहीं है, ना सरकार की तरफ से ना किसी संस्था की तरफ से। वो इतना ही है, अरे वो तो गाड़ी चला लेती है उनकी बहू, अरे हाय राम उनकी बेटी तो स्कूटी चला लेती है, तो इसे महिला सशक्तिकरण का प्राय मान लिया गया। लेकिन मैं जाते जाते उन महिलाओं के लिए राजनीति को और कहना चाहूंगा, एक जाते टाइम एक संदेश या एक व्यंग के माध्यम से आप सब लोगों का साथ चाहूंगा। जैसे कवि बोल देते हैं, यहाँ से लेकर वहां तक पंक्तियां। अगर आपके हृदय पटल से चाय बेचने वाले के नाम पर चुनाव लड़ा और राफेल खरीद लिए, और जब चौकीदार बन गए तो रेल और एयरपोर्ट बेच दिए। प्रवीण जी, इस पे मुझे एक बात याद आई, तो मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने कहा कि एयरपोर्ट बेच दिए। अच्छा लग रहा है प्रवीण जी, हाँ बिल्कुल सवाल कर रहे हैं आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप सवाल बिल्कुल कर अच्छा रहे लग हैं, रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो मैं चाय और ये बेचना चाहूंगा कि मैंने इस पे अभी एक वीडियो भी बनाया था कि चाय हो या एयरपोर्ट मेरा काम बेचना है। तो किसी ने मोदी जी से पूछा कि आपने 3 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए अपने दोस्त को, आप ऐसा नहीं कर सकते, निजीकरण कर दिया आपने। तो मोदी जी का जवाब ये था, या मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, यार एक बात बताओ, आपका कोई दोस्त है, जिगरी खास दोस्त है, जो आपके काम आता है, बुरे वक्त में आपको देता है, कुछ मदद करता है, फंडिंग करता है, हाँ, वो अगर आपसे ये बोले कि यार दोस्त तुम्हारी ये टी शर्ट पसंद आ रही है, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार रख ले, तू भाई है अपना, तू रख ले भाई, और रख ले, वापस भी मत करना। तो ऐसे ही अडानी ने कहा मोदी जी एक एयरपोर्ट पसंद आ रहा है, मोदी जी ने कहा तू भाई है अपना, तू एक नहीं तू 3 रख ले, कोई दिक्कत नहीं, और वापस भी मत करना, क्योंकि 50 साल बाद ना तो तू रहेगा और मेरी छोड़ दे खैर, मैं तो हुई अमर। इनके जवाब हाजिर जवाब हैं ये। और भी अगर किसी को सवाल पूछने हो तो वो पूछ सकते हैं, और आप अपना संदेश आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल मैं देना चाहूंगा। और मुझे पता है कुछ लोग, अगर बात तो वो है ना, लोगों को मुझे उस पढ़े लिखे वर्ग से दिक्कत है जो सरकार से सवाल पूछने पे चिढ़ते क्यों। मुझे लगता है व्यक्ति भक्ति गलत है किसी की भी जी। और देश बड़ा है, वो वोटर बड़े हैं मेरे हिसाब से जिन्होंने वोट दिया है, और कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, वो जनता के पैसे से चलती है, तो जनता का सम्मान सर्वोच्च रहना चाहिए। किसी भी आदमी को आप इतना बड़ा मत बनाओ, वो गलत, हमेशा गलत होता है। वो इंदिरा जी के टाइम में भी हुआ है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो अभी भी वही हो रहा है कि व्यक्ति विशेष को ऊपर चढ़ाया जा रहा है।
खैर राजनीति पे ज्यादा बातें ना करके, क्योंकि लोग तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तुम तो गद्दार हो। पता नहीं मैंने कौन सी गद्दारी करी है। अब लेकिन मोदी जी का मैं फैन हूँ बहुत बड़ा मोदी जी का, लेकिन लोग मानते नहीं है। अब मोदी जी का देखो वो डिसीजन कितना बढ़िया लेते हैं। अब जैसे ही जब तक देश में कोरोना नहीं था तब तक महबूबा मुफ्ती, वो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किया हुआ था उन्होंने। देश में जैसे ही कोरोना आया उन्होंने छोड़ दिया। देखो कितने दिमाग की बात है, वो कितनी दिमाग की बात है। और ये कहते हैं कि अभी वो फारूक अब्दुल्ला या वो लोग ऑफेंड हुए थे कि भाई धारा 370 क्यों हटा रहे हो, धारा 370 क्यों हटा रहे हो। तो फारूक अब्दुल्ला से मैं ये कहूंगा कि अगर आप कश्मीर की तरफ से निगाह नहीं हटाते तो ऐसा नहीं होता। तो फिर चलती रहती हैं चीजें, अब लोगों को क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मैं आपको बताऊं एक चीज और बता दूं, मैं इस मंच के माध्यम से बहुत लोग देखेंगे सुनेंगे बाद में भी, मोदी जी अगला चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे, आप क्या सोचते हैं? मोदी जी इस मुद्दे पर लड़ेंगे कि मैं गरीब माँ का पिछड़ा बेटा हूँ और मैं क्या बताऊँ, मैंने देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया, तो ऐसे में लड़ेंगे। अब जो भी है 2024 में देखा जाएगा किस मुद्दे पे लड़ेंगे। वो मुद्दा यही है क्योंकि विकास तो एनकाउंटर में मारा गया, विकास तो एनकाउंटर में मारा गया। तो अब देखते हैं अब कौन, दीपक आएगा, ब्रजपाल आएगा, कौन आएगा, देखते हैं किस मुद्दे पे लड़ेंगे। जी आप संदेश। हाँ मैं आखिरी संदेश देके आप सब लोगों का, बस आप सब लोगों से फिर विदा लेना चाहूंगा। एक अपनी बात रखना चाहता हूँ आखिर में कि सरकार किसी की भी हो, और मुझे ऐसा लगता है जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी बड़े राजनेता हैं, पूजा, ये सब वो पौराणिक लोग हैं जो पहले आ चुके हैं। रामायण में, महाभारत में ये लोग पहले आ चुके हैं। अगर आप इनकी हरकतें देखें तो आपको पता चल जाएगा। अब अगर आप केजरीवाल की हरकतें देखें तो आप केजरीवाल की हरकतों से पता चलता है कि ये पहले सुपर्णका थे। सुपर्णका, हाँ जैसे सुपर्णका ने पहले क्या करती थी, लक्ष्मण जी के ऊपर दबाव डाला, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, तो उन्होंने नाक काट ली। ऐसे ही केजरीवाल करते हैं कि दबाव डालते हैं लोगों के ऊपर, प्रेशर बनाते हैं, फिर बाद में जो नाक काट लेते तो बोलते हैं इन्होंने मेरी नाक काट ली। और मोदी जी थे कृष्ण भगवान, मोदी जी थे कृष्ण भगवान। जैसे उन्होंने वहां उपदेश दिए थे, मोदी जी यहां उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, युद्ध तुम लड़ो, मैं सिर्फ बताऊंगा। ऐसे मोदी जी कह रहे हैं कि नोट तुम बदलवाओ, आधार तुम लिंक करो, जीएसटी तुम भरो, मैं सिर्फ बताऊंगा, फालतू 3-5 करोगे, झोला उठाऊंगा, निकल लूंगा। ठीक है। और हमारे जो अमित शाह जी हैं वो थे भीष्म पितामह। जैसे भीष्म पितामह अंतिम समय में तीरों की सैया पे थे, तो वो एक ही चीज सोच रहे थे, यार ये युद्ध किसी तरह सत्य की जीत हो और पांडव जीत जाए। ऐसे अमित शाह है, वो हमेशा यही सोचते हैं 4 विधायक मिले तो किसी तरह हमारी सरकार बने, हम जीते। और जिसलिए मैंने पूरा व्यंग लिखा था वो अपनी बात खत्म करता हूं कि देश का गृह मंत्रालय जो होता है वो किसी भी सरकार का हो, देश का गृह मंत्रालय हमेशा उस धृतराष्ट्र, अंधे धृतराष्ट्र की तरह होता है। जैसे अंधे धृतराष्ट्र ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखा था, वैसे रोज हमारे देश में किसी बहू, किसी बेटी का चीरहरण होता है और अंधा गृह मंत्रालय धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए देखता है। जी बहुत अच्छा संदेश आपका। तो ये सभी सरकारों के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो बस मैं यही कहना चाहता था और आप सब लोग ने जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। जी, और मैं भी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच का बहुत बहुत वो धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, और डॉक्टर विवेक सावन्य जी जिनके प्रयास से यह संभव हो पाया कि हम विभोर जी का आज यहाँ साक्षात्कार ले पाए। और जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमारा मस्ती और मुलाकात के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और विभोर चौधरी जी के व्यंग यहाँ हुए, उनका हास्य आपने देखा, राजनीति पर कुछ चुटीले व्यंग उन्होंने किए, क्योंकि व्यंगकार चुटीले ही होते हैं, उनकी किसी बात को आप अदरवाइज नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो व्यंग ही नहीं रहेगा। तो बस इसीलिए ये व्यंग और हास्य का एक दौर आज हम खत्म तो नहीं कहना चाहूंगी, बस विराम दे रहे हैं इसको। विभोर जी फिर कभी दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तब और अच्छे से और एक्ट करेंगे। थोड़ा समय का अभाव था इनके पास आज, इसीलिए। तो मैं पूजा कुलश्रेष्ठ आप सभी से विदा चाहूंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राखी जी बाय बाय। विवेक कुलश्रेष्ठ जी, राखी कुलश्रेष्ठ, विवेक कुलश्रेष्ठ, मुझे लग रहा है सब पूजा के रिश्तेदार है, सब कुलश्रेष्ठ हैं,
सब आप कुल श्रेष्ठ है तभी ये प्रोग्राम श्रेष्ठ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और आप लोगों को कैसा लगा प्रोग्राम, आप प्रतिक्रिया बाद में भी दे सकते हैं। हाँ जी, आप वीडियो भी देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आप सभी का, श्रोताओं का, दर्शकों का, हमारे सभी चाहने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार विवेक जी को धन्यवाद बोल दूं। डॉक्टर विवेक पांडे जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सर थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के यहाँ के लोग भले ही कम थे लेकिन सब लोग जागरूक लोग थे, मजेदार लोग थे। धन्यवाद। और दोस्तों से एक अपील करना चाहूंगा, अपना आया हूँ कलाकार प्रमोशन थोड़ा सा करके जाऊंगा। आप अगर मेरे कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं टीवी के या जो मैं करता हूँ व्यंग वाले, तो वो देख सकते हैं आप विभोर चौधरी नाम के यूट्यूब चैनल पे। और मुझसे फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरा फोन नंबर है, आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन कर सकते हैं। नोएडा रहता हूँ, पूजा जी के पड़ोस में जी। और हम दोनों पड़ोसी हैं, आओ बहन चुगली करें। तो पूजा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। और जल्दी आपसे मिलना होगा, बस इसी आशा में मैं पूजा कुलश्रेष्ठ आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।